हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCS ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार दास और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन लेकर के आया हूं, जो आज पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी, जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके अलावा और भी बातें, प्रकाश की चाल के बारे में जाना। तो इसके अलावा और भी बातें हमने सीखी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 को लेकर के आए हैं, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी जिनसे रोशनी निकलती है, जिनसे लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है, उन्हें हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि वैसे पदार्थ जो खुद स्वयं मने खुद, तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे देखिए, सूर्य हो गया, सूर्य क्या करती है? लाइट को उत्सर्जित करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तारे जो है वो भी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, उससे भी लाइट निकलती है। और दीपक जो है वो भी क्या बोलते हैं उसको, आत्मदीप्त पदार्थ है, क्योंकि दीपक को जब जलाते हैं तो भी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ क्या है? तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई जरूर पड़ते हैं। प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेंगे लेकिन प्रकाश उस पर पड़ेगी तो हमें वो दिखाई देगा। जैसे पत्थर से लाइट नहीं निकलती, ठीक है, पत्थर से लाइट नहीं निकलती, बल्कि उस पर जब प्रकाश पड़ता है तब हम पत्थर को देख पाते हैं। तो ये क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ हो गया। तो इस प्रकार से हम उदाहरण दे सकते हैं कि पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि। यानी ये सब क्या करते हैं? प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई पड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा, और चंद्रमा रात को दिखाई पड़ता है, और चंद्रमा जब रात को दिखाई पड़ता है तो उससे लाइट होती हुई आती दिखाई पड़ती है। तो हमें लगता है कि चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ है, लेकिन चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। क्यों है चंद्रमा अदीप्त पदार्थ? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई रोशनी नहीं है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब हमें वह दिखाई पड़ती है। तो हम क्या बोले कि प्रकाश की उपस्थिति में जो दिखाई पड़ेंगे वह अदीप्त पदार्थ है, खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो चंद्रमा जो है खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए चंद्रमा क्या है? अदीप्त पदार्थ है। अब अगर हम बात करें प्रकाशीय माध्यम, तो देखिए प्रकाशीय माध्यम, अब लाइट को गुजारने के लिए, लाइट को बढ़ाने के लिए, लाइट को चलाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह लाइट को भेजने के लिए हम लोग एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर पानी को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा तो पानी को भेजने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या होगा? पाइप के जरिए हम पानी को भेजेंगे। तो पाइप क्या हो गया? उसका माध्यम हो गया, उस पानी का। उसी प्रकार लाइट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो हवा हो सकती है, पानी हो सकता है,
कांच हो सकता है, ठीक है। तो ये जिन माध्यमों से हो करके लाइट गुजरेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। यानी जिस माध्यम का प्रयोग करेगी प्रकाश आगे बढ़ने के लिए उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। तो जिस माध्यम से होकर, देखिए हमने लिखा कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमें कोई भी वस्तु तभी दिखाई पड़ती है जब उस पर लाइट पड़ता है। हमें कोई भी वस्तु तभी दिखाई पड़ता है जब उस पर लाइट पड़ता है। मान लीजिए कि ये वस्तु है और हम इसे देखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगी, पहले लाइट इस वस्तु पर पड़ेगा और वस्तु पर पड़ने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख सकते हैं। हमने उदाहरण भी दिया था कि अंधेरे में अगर किसी वस्तु को अंधेरे में रख दी जाए तो हमें नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि अंधेरे में वो वस्तु रहेगी तो उस पर लाइट नहीं पड़ेगा। जब लाइट नहीं पड़ेगा तो फिर उससे टकरा के हमारी आंखों तक कुछ नहीं पहुंचेगी, अतः वस्तुएं हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी प्रकाश की किरण जब वस्तु से निकलती है और निकलने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करती है उस माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। समझ में आ रहा है? पूरा आसानी से याद हो जाना चाहिए, आपको रटना ना पड़े, ठीक है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एकदम मक्खन है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पार मतलब होता है आर पार हो जाना और दर्शी का मतलब होता है दिखना। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे आप आर पार देख सकते हैं। तो जिन पदार्थों से हम आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। तो हम आर पार कैसे देख सकते हैं, यानी कि लाइट जो है उसको पार करके चली गई होगी, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज दैट आपके पास एक मिरर है, आईना है। आईना के पीछे में देखिएगा कलर किया हुआ रहता है। जानते हैं क्यों? अगर आईना के पीछे में कलर नहीं करेंगे तो जो लाइट जाएगी वो इसको पार करके निकल जाएगी, इसे पार करके क्या होगी, निकल जाएगी, और हम अपना फेस नहीं देख पाएंगे। क्योंकि फेस हम कब दिखेंगे, अगर आईना के पीछे हम रंग देते हैं, दर्पण के पीछे हम रंग देते हैं, कांच के पीछे हम रंग देते हैं तो दर्पण बन जाता है। अब क्या होगी, जब रंगेंगे, रंग करेंगे तो लाइट तो जाएगी, बस रंग के वजह से ये पार नहीं हो पाएगी, वापस हमारी आंखों तक पहुंचेगी। यानी हमारे चेहरे पर पड़ने वाला लाइट, हमारे चेहरे पर जो लाइट पड़ रहा है वो दर्पण से पहले मेरे फेस पर पड़ा, फेस पर से दर्पण पर गया और वही दर्पण पर से फिर हमारी आंखों पर लौटा, तब हमारी इमेज को दर्पण में देख पाएंगे। लेकिन अगर हम पीछे रंग ना करें तो पारदर्शी माध्यम हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें उससे आर पार निकल गई और हम फेस को नहीं देख पाएंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कि हम फेस को नहीं देख पाएंगे। तो आर पार ना निकल जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि कांच जो है उसके पीछे कलर कर देते हैं ताकि नहीं निकल पाएगा और हम आसानी से चेहरे को देख पाएंगे। तो वैसा पदार्थ जिनसे हो करके प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जिन पदार्थों से प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाता है, आप सफ़ेद रंग का जो प्लास्टिक होता है जिससे आर पार दिख जाती है वो भी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। तो हमने क्या लिखा, जिन पदार्थों से प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाती है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
जैसे कांच, कांच और दर्पण में अंतर है बाबू। दर्पण कांच के पीछे कलर कर देंगे तब दर्पण बनेगा, प्रकाश की किरणें निकलनी नहीं चाहिए तब दर्पण होगी। अगर निकल गई तो कांच। तो कांच क्या है? पारदर्शी माध्यम है, याद रखिएगा। कांच क्या है? पारदर्शी माध्यम है। सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने पर सॉल्व हो जाएगी आपसे, आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं है। पानी, पानी से भी हम आर पार देख सकते हैं। पानी के अंदर एक सिक्का डाल दीजिए तो सिक्का को ऊपर से देखा जा सकता है। इसका मतलब प्रकाश उस सिक्के तक पहुंच रही है आर पार, और वहां से वापस हमारी आंखों तक आ रही है, तभी तो हम सिक्का को देख लिए पानी में। इसका मतलब पानी भी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। हवा, आप जानते हैं कि हमारे आसपास हवा है, और अगर मेरे सामने कोई आदमी आया तो मैं उसे देख सकता हूँ, क्योंकि हवा से भी प्रकाश उस तरफ चली गई, तो हवा को भी प्रकाश पार कर गई। ठीक है, तो ये पारदर्शी पदार्थ है। तो जिन पदार्थों से प्रकाश पूरी तरह आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे में कांच, पानी, हवा इत्यादि। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी जो पढ़े थे ठीक इसका उल्टा, उसमें क्या था कि प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है, इसमें नहीं निकलेगी, इसमें नहीं निकलेगी। ठीक है, तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है वो कौन सा पदार्थ कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थ से प्रकाश की किरणें या प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। इनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाती है। समझ में आई? अब आता है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है ना धुंधला धुंधला टाइप सा दिखना। आप अगर कागज़ ले लीजिए सफ़ेद वाला, उसमें तेल लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि हमें उस पार तो दिख रही है लेकिन साफ नहीं दिख रही है। साफ क्यों नहीं दिख रही है? मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं पूरी तरह से आर पार नहीं हुई, आंशिक रूप से हुई। आंशिक मतलब क्या होता है कि कुछ हिस्सा पार हुआ और कुछ हिस्सा रह गया। यही कारण है कि हमें धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। तो तेल लगा हुआ कागज क्या हो गया? पारभासी पदार्थ हो गया। तो जिन पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से आर पार होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण हमने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा उदाहरण में। जैसे तैलीय कागज। तैलीय कागज का अर्थ है तेल लगा हुआ कागज। कई बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि तैलीय कागज जो है किस प्रकार का पदार्थ है, तो तैलीय कागज पारभासी पदार्थ है। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहीं से आपका टॉपिक्स शुरू होता है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर चीज़ों को आराम से पढ़ना पड़ेगा, समझदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो आइए अब एक बात बताते हैं कि मान लीजिए प्रकाश की किरण हवा से होकर के कांच पर आती है। देखिए यहाँ हवा से होकर के इस दर्पण पर पड़ती है, ये दर्पण है। हवा से आई, समतल दर्पण से टकराई और टक्कर के बाद ये वापस हवा में ही लौट गई। समझे? तब प्रकाश की किरणें किनसे होकर के आ रही थी? हवा से होकर के आ रही थी। प्रकाश की किरण किससे होकर के आ रही थी? तो हवा से होकर के आ रही थी। यानी हवा माध्यम है कि नहीं? अभी पढ़े कुछ देर पहले प्रकाशीय माध्यम, कि जिस माध्यम से प्रकाश जाती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश किससे होकर के आया? हवा से। और टकराने के बाद वो वापस हवा वाले माध्यम में ही लौट गई। इट्स राइट। समझ में आ रही है मेरी बात? कि जब प्रकाश की किरणें हवा से होकर के आई तो टकराने के बाद हवा में ही लौट गई, है ना?
तो जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और समतल दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वापस हवा में ही लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आई? इसलिए मैंने लिखा जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराती है, प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराती है तो वह अपने पहले वाले माध्यम में लौट जाती है। पहला वाला माध्यम क्या है बाबू? पहला वाला माध्यम क्या है? तो पहला वाला माध्यम हवा है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराती है तो पहले वाले माध्यम मतलब वापस हवा में ही लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। दैट्स इट। समझ में आ रही है? हम क्या बताएं कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आकर के समतल दर्पण से टकराई उसी माध्यम में वापस लौट गई, और लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने तो पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने तो पढ़ लिया। अब जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि पेन और कॉपी लेकर के बैठे और जितना पढ़ाया जाता है उसे नोट्स करें, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए और पढ़िए मस्ती से। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, कैसी सतह पर पड़ती है? चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, तो वह नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। नियमित रूप से परावर्तित का मतलब क्या होता है कि एक नियम के हिसाब से परावर्तन होगा। ये मतलब कि वो ऐसे आएगा और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे लौटेगा, तो इसको क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। तो देखिए, यहाँ देखिए, प्रकाश की किरणें सीधी रूप से आ रही है और चमकीली और समतल सतह पर पड़ने के बाद नियमित रूप से लौट रही है। दिख रहा है? नियमित रूप से लौट रही है। प्रकाश की किरणें आ रही है, दिख रहा है, और वापस ये नियमित रूप से लौट रही है। तो प्रकाश के परावर्तन के इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब जरा उधर देखिए, वहां क्या होगा कि प्रकाश की किरणें रुखड़ी सतह पर पड़ेगी और चमकीली सतह। यहां थी समतल, चिकनी और चमकीली सतह, लेकिन वहां पर क्या है? रुखड़ी सतह है और चमकीली सतह है। उस पर प्रकाश की किरणें जब पड़ेंगी तो नियमित रूप से परावर्तित नहीं होंगी। मतलब वो सीधे तो आएगी पर वो जिधर तिधर होकर के मुड़ जाएगी। आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें आ तो रही है सीधी, पर दर्पण से टकराने के बाद जैसे तैसे लौट रही है। दिखाई दे रहा है? जैसे तैसे लौट रहा है। किरणें आ रही है और जैसे तैसे लौट रहा है। किरणें आ रही है, जैसे तैसे लौट रहा है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स के ऊपर। देखिए, अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इसके साथ आज की क्लास को हम ऑफ करेंगे। तो
तो आइए यहाँ देखिए आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, तो यहाँ देखिए आपतित किरण क्या है। हम यहाँ पर समतल दर्पण लेते हैं, हम यहाँ पर समतल दर्पण लेते हैं और एक किरण को इस दर्पण पर लाते हैं, एक किरण को इस दर्पण पर लाते हैं और दर्पण पर पड़ने के बाद ये किरण आई, 1 मिनट, ये समतल दर्पण है और किरण को लाते हैं। किरण जैसा ही इस पर पड़ी तो ये किरण आ रही है, तो जो किरण दर्पण पर आ रही है, आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आती हुई किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। तो यहाँ पर हमने दर्पण दिया और देखिए ये किरण आ रही है, तो जो किरण आ करके दर्पण से टकरा रही है उस आती हुई किरण का नाम है आपतित किरण। अब आता है आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये दर्पण है, यहाँ पर हमने दर्पण दिया, दर्पण बनाया और दर्पण पर एक किरण आ रही है और जिस बिंदु से टकरा रही है, दर्पण की सतह के जिस बिंदु से ये टकरा रही है उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। समझ में आ रही है? उस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। अब आती है परावर्तित किरण। देखिए प्रकाश की किरणें जब इस पर आ रही है तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है आपतन बिंदु, और टकराने के बाद जब लौटेगी तो उसी को हम लोग नाम देंगे परावर्तित किरण। तो हम वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए, हम वहाँ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकाश की किरणें देखिए आई, जहाँ टकराई आपतन बिंदु, फिर वहाँ से वापस लौटी, परावर्तित किरण वो हो जाएंगी। समझ में आया? समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट है जिसको आपको नोट कर लेने हैं और बाकी कल की क्लास में हम इसके आगे मतलब बढ़ाएंगे और आगे जानकारी जुटाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जानेंगे, दर्पण जानेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को कल जानेंगे। क्लास खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत करने से ही सब कुछ हासिल होगी और मेहनत नहीं करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और एक बात जान लीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं होता है।